हेलो एवरीवन। आज है 30 अगस्त 2024 और 30 अगस्त 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पे हम पिछले दिन यानी 29 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करेंगे। साथ ही अगर आप क्विज लगाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बी श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी? तो 12 को दी गई है। और महिला आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह यूएई करेगा। और लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 15 अगस्त 2023 को की गई है इसकी शुरुआत। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित सोनोबाय क्या है? तो यह पानी के नीचे ध्वनि का पता लगाने और सोनार प्रणाली उपकरण है। हाल ही में समाचारों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई किसके द्वारा लॉन्च करने की बात कही गई है? तो यह आरबीआई के द्वारा बात की गई है। यह सेम यूपीआई के जैसे ही होगा, बस इसमें लोन को आसान यूएलआई यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस में आप लोन की प्रोसेस को काफी आसान बना दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। और जीएसटी भवन अभी कहाँ बनाया गया? तो उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में इसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, चलिए अब आज के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है। यह 2012 से शुरू किया गया था और इसका शुरू करने का जो प्रमुख उद्देश्य था कि हमारे देश के जो महान हॉकी खिलाड़ी हैं, जिनका नाम मेजर ध्यानचंद है, उन्हीं की जयंती पे के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। साथ ही मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर ध्यानचंद जी के बारे में बात की जाए, यह 16 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया और उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। साथ ही साथ एक बार ऐसा भी हुआ था कि नीदरलैंड का जो हॉकी अथॉरिटीज हैं या वहाँ के जो अधिकारी थे, उन्होंने इनकी हॉकी को तोड़ करके देखा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी हॉकी में मैग्नेट लगा हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी ये खेलते थे तो जो बॉल होती थी वह इनकी हॉकी से हमेशा चिपक के चलती थी। इसके चलते नीदरलैंड के अथॉरिटीज ने इनकी हॉकी को तोड़ करके चेक किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो हाल ही में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा अनुभव पुरस्कार को प्रदान किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें हम अनुभव पुरस्कार के बारे में, तो यह अनुभव पुरस्कार पोर्टल जो बनाया गया है जिसके माध्यम से यह पुरस्कार दिया जाता है, वह सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने सुझाव को साझा करने के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और हाल ही में जो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा अनुभव पुरस्कार दिया गया, वह 7वां अनुभव पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो हाल ही में कार्तिक वेंकटरमण जी ने राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। और यह जीतने वाले वह दूसरी, मतलब जो कार्तिक वेंकटरमण जी हैं, इन्होंने यह दूसरी बार जीता है। पहली बार इन्होंने 2022 में जीता था। और जो हरियाणा शतरंज एसोसिएशन है, इसके द्वारा आयोजित किया गया था राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप, और इसी में 9/11 से कार्तिक वेंकटरमण ने जीत हासिल की है। और अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप चेस चैंपियनशिप का, यह 61वां संस्करण है जिसे कि कार्तिक वेंकटरमण ने जीता हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने
अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगर बात करें तो बांग्लादेश की टीम ने SAFF यानी दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है और ऐसा पहली बार हुआ है जब यह खिताब बांग्लादेश जीती है। इसके अलावा अगर बात करें कि बांग्लादेश के अलावा कौन कौन से देश इस चैंपियनशिप या फिर इस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट थे, तो वह नेपाल, श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान, ये सभी देश भी खेल रहे थे। दोस्तों इस चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने ही भारत को हराया था, जिसके बाद वह आगे बढ़ करके इस खिताब को जीत पाया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये इतना फेमस या फिर खबरों में क्यों रहा है। क्योंकि पंजाब का एक लड़का है 5 वर्ष का, जिसका नाम तेगबीर सिंह है। उन्होंने हाल ही में अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो, उस पर चढ़ाई की है और ऐसा करने वाले है सबसे कम उम्र के एशियाई और भारतीय हैं। और अगर बात किया जाए दोस्तों तो यह दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 साल की उम्र पर चढ़ाई की है, माउंट किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की। इसके अलावा एक सर्बियाई लड़का था जिसने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी। अगर हम बात करें तंजानिया के इस माउंट किलिमंजारो की, तो यह 5895 मीटर से भी अधिक ऊंचा है और तेग बहादुर सिंह ने यह चढ़ाई 18 अगस्त को शुरू की थी और 23 अगस्त को यह सबसे इसके पीक पॉइंट पर पहुंचे हुए थे। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किन 2 राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश तथा राजस्थान गवर्नमेंट ने कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है। दोस्तों ये कृष्ण गमन पथ जो है वह मथुरा को राजस्थान और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से होता उज्जैन से जोड़ेगा। अब जो भी इस पहल का उद्देश्य बताया जा रहा है, वह बताया जा रहा है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने श्री कृष्ण गमन पथ का अनाउंसमेंट किया है और यह सर्किट जो श्री कृष्ण गमन पथ सर्किट है, वह कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा को मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन से जोड़ेगा। साथ ही कोटा, झालवाड़ा और भरतपुर राजस्थान के क्षेत्रों को भी जोड़ता हुआ मथुरा से ऐड करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका सब विषय है सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए पानी। और यह विश्व जल सप्ताह 2024 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच मनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसे मनाता कौन है, यानी इसका आयोजन कौन करता है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWI प्रतिवर्ष इसे मनाता है और 1991 से विश्व वाटर डे जो है वो मनाया जा रहा है और 2024 में 25 से 29 अगस्त तक स्टॉकहोम में मनाया जा रहा है। अगर बात करें जाए विश्व जल सप्ताह, तो यह एक अग्रणी सम्मेलन है जो वैश्विक जल मुद्दों पर केंद्रित है और निर्णय निर्माताओं, व्यापार नेताओं, शहर योजनाकारों, कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं सहित दुनिया भर के लोगों के विविध समूहों को एक साथ लाता है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में टाइफून सांशान नामक चक्रवात किस देश से संबंधित है? तो यह दोस्तों जापान से संबंधित है। हाल ही में टाइफून सांशान नामक एक चक्रवात जापान में आया हुआ है और जो कि काफी ज्यादा जापान में तबाही मचा के रखा और काफी ज्यादा वहां पास बाढ़, सुनामी, ये सब चीजों के चलते काफी नुकसान हुआ है। अगर बात करें टाइफून सांशान की, तो यह जापान के दक्षिण पश्चिम आइसलैंड क्यूशू पर पहुंचा है और यह एक प्रकार का चक्रवात है और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं बताई जाती है, तो इसमें काफी तेज हवाएं चलती है और काफी ज्यादा वर्षा होती है। और इसी जो अपना चक्रवात है उनका अलग अलग स्थानों पर अलग नाम होता है। जैसे अगर यह चीन सागर और प्रशांत महासागर में आता है तो उसे टाइफून कहा जाता है। अगर कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में आता है कोई भी चक्रवात तो उसे हरिकेन कहा जाता है। अगर पश्चिमी अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रों में आता है तो उसे टॉर्नाडो कहा जाता है और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अगर आता है तो उसे विली विलीज कहा जाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग क्षेत्रों पे इसके अलग अलग नाम रखे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है,
हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अरिहंत है। दोस्तों यह भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है और इसके पहले जो पनडुब्बी बनी हुई थी उसका नाम अरिहंत था। तो ये हमारी पहली हो गई और अरिहंत दूसरी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत को नौसेना में शामिल किया है और ये हमारे देश की दूसरी पनडुब्बी है अरिहंत के बाद। अरिहंत को 2009 में शामिल किया गया था और अगर इस पनडुब्बी यानी अरिहंत INS अरिहंत की बात करें तो यह 750 किलोमीटर की रेंज वाली 12K-15 सागरिका पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। INS अरिहंत जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु बम दागने की क्षमता को मजबूत करेगी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन किया गया है? तो यह बानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन किया गया है। दोस्तों यूपी की अगर बात करें तो यूपी में हाल ही में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है, जिनमें से एक है बानी रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदल करके स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों अन्य कौन कौन से रेलवे स्टेशन है जिनके नाम बदले गए हैं, तो ये फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल करके तपेश्वरनाथ धाम कर दिया गया है। कासिमपुर हॉल्ट है जिसका नाम जायस सिटी कर दिया गया है। जायस शहर है जिसका नाम गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बानी रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदल करके स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसी तरह अन्य भी हैं। अगर बात किया जाए कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रोसेस क्या होती है, तो दोस्तों सबसे पहले जो भी राज्य सरकार होती है जिसे अपने क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का नाम बदलना होता है, वह सबसे पहले होम मिनिस्ट्री को एक सूचना वो करती है। इसके बाद होम मिनिस्ट्री रेलवे बोर्ड हो गया, डाक विभाग हो गया, अन्य क्षेत्रों से संपर्क करेगा और उनसे चर्चा करने के बाद सहमति के बाद ही रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति प्रदान की जाती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपको अगर MCQ इन प्रश्नों के लगाने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।